वेलकम टू बैंकिंग कुम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीएफएम का यूनिट 1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 दोस्तों हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है, तो वहाँ से आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। मैं यहाँ कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जब सीआईबी की पढ़ाई करेंगे तो यदि मेरे वीडियो डिटेल में देखेंगे तो आपको किताब हाथ में लेने की या किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट से लेकर एंड तक जो है मेरे सारे वीडियो डिटेल में देखने होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, रेडी, टर्म, स्पॉट, फॉरवर्ड मार्जिन, प्रीमियम डिस्काउंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट, क्रॉस रेट, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट, बिड एंड ऑफर, इतने सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एक्सचेंज रेट पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, घट रहा है। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है कि देखिए, $1 की कीमत कितनी है इंडिया में, उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, हमने ये अप्रॉक्सिमेट माना है। तो ये किस किस कारणों से घटते हैं या बढ़ते हैं, इसके डिटेल में हम देखते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि कुछ फंडामेंटल रीज़न है, कुछ टेक्निकल रीज़न है और कुछ स्पेकुलेटिव रीजन्स है। तो पहले हम देखते हैं फंडामेंटल रीज़न। This includes all those causes or events which affects the basic economic and monetary policies of the concerned government। जो फंडामेंटल रीजंस होते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से या इकोनॉमिक पॉलिसीज के वजह से जो है इसमें चेंजेस आते हैं। द कॉजेस नॉर्मली अफेक्ट द लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट, while in the short run many of these are found ineffective। इसमें क्या होता है कि जो भी पॉलिसी चेंज करती है सरकार, उसमें जो है लॉन्ग टर्म में एक्सचेंज रेट में प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल रीजंस में यदि मॉनेटरी पॉलिसी में हम चेंजेस करेंगे तो क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ेगा। तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो फंडामेंटल रीजंस में क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला फंडामेंटल रीजंस में 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? जो किसी भी देश में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे कि सरप्लस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर होम करेंसी, मतलब इनफ्लो, कैश का जो इनफ्लो यदि ज़्यादा है कैश के आउटफ्लो से, तो क्या होगा, सरप्लस होगा। मतलब इनफ्लो ज़्यादा है तो सरप्लस होगा। तो जब यदि सरप्लस है तो उस देश की जो होम करेंसी है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। यदि डिफिसिट है तो उस कंडीशन में जो होम करेंसी वो है वीक हो जाएगी। ये समझ में आएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं कि कैश का इनफ्लो माइनस कैश का आउटफ्लो, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हाई ग्रोथ लीड्स टू राइज इन इंपोर्ट्स एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी। जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगी इकोनॉमिक की, उतना क्या होगा, होम करेंसी क्या होगी, फॉल हो जाएगी। मतलब होम करेंसी की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी और वाइस वर्सा। तीसरा पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी एग्जाम लोअर टैक्सेस कैन लीड्स टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने जो टैक्सेस होती है यदि कम करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे क्या होता है कि जैसे कि रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इसको हम चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट उसके एक्सचेंज रेट पे भी अफेक्ट्स आएगा। उसके पांचवा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट और छठा पॉइंट है पॉलिटिकल इश्यूज। ये सारे जो है दोस्तों फंडामेंटल्स रीजंस है।
आपको क्वेश्चंस ऐसा आएगा कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स रीजंस विच डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट्स। तो आपको 6 पॉइंट हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और पॉलिटिकल इश्यूज। अब दूसरा जो रीजन है वो है टेक्निकल रीजन। पहला रीजन हमने क्या देखा था, फंडामेंटल रीजन्स। अब दूसरा क्या है, टेक्निकल रीजन देखेंगे। द गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड्स टू अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी रिजल्टिंग इन वायलेंट मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। जब जब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है किसको, एक्सचेंज रेट्स को। जब एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट में वायलेंट मूवमेंट होती है। फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट कैन अफेक्ट एक्सचेंज रेट टू अ लार्जर एक्सटेंट। यदि आप फ्रीडम भी देते हैं और रिस्ट्रिक्शन भी करते हैं किसको, कैपिटल के मूवमेंट को, उस कंडीशन में भी है आपके एक्सचेंज रेट्स पे अफेक्ट्स आता है। कैपिटल नॉर्मली टेंड टू मूव फ्रॉम लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसीज एंड रिजल्ट्स इन मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। टेक्निकल रीजन में हमेशा ये देखा गया है कि जो कैपिटल हमेशा मूव कहाँ होता है, लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसीज। ये क्वेश्चंस आ सकता है, कैपिटल नॉर्मली टेंड्स टू लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसीज। इसका तीसरा जो रीजन है, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब दोस्तों समझ लीजिए, स्पेकुलेशन मतलब किसी चीज़ को अनुमानित करना। अब इस कंडीशन में, एक्सचेंज रेट के कंडीशन में क्या होता है कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है आपका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या घटेगा। उस कंडीशन, उसे क्या कहते हैं हम, स्पेकुलेशन करते, मतलब अनुमान लगाना। स्पेकुलेटिव फोर्सेस कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। अब मार्केट में क्या होता है कि कुछ स्पेकुलेटर होते हैं जो कि कहते हैं कि एक्सचेंज रेट में घटेंगे या बढ़ेंगे। एन एक्सपेक्टेशन दैट अ करेंसी विल बी डिवैल्यूड, द स्पेकुलेटर विल शॉर्ट सेल द बेस करेंसी फॉर बाइंग इट बैक एट चीपर लेटर डेट। स्पेकुलेटर क्या कहते हैं कि करेंसी की वैल्यू घटाते हैं और उसको सेल करते हैं, फिर जैसे ही उसकी वैल्यू घटती है, वो उसका दाम कम हो जाता है तो बाद में उसे ही परचेस करते हैं। ये दोस्तों हमने देखा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। इसमें पहला जो रीजन था फंडामेंटल, दूसरा जो रीजन था टेक्निकल और तीसरा जो है स्पेकुलेटिव। अब हम देखेंगे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। अब दोस्तों एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होता है ये समझ लीजिए। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होता है कि आप किसी भी करेंसी को कैसे एक्सचेंज करते हैं, कितने दाम पे करते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं कि जो कि हम एक्सचेंज रेट को मैनेज करते हैं। अब इसको हम देखेंगे। द मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स डील आर डन ऑन स्पॉट बेसिस, meaning thereby that the delivery of the fund takes place on the second working day following the date of the deal of the contract। अतः स्पॉट किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपने आज क्या की, डील की। डील का मतलब क्या है कि आप आज आपने कोई करेंसी खरीद ली। आज तारीख क्या है, मान लीजिए 1 तारीख है और आपको जो है इस डील का पेमेंट कब करना है, 3 तारीख को करना है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पॉट कहते हैं। डिलीवरी ऑफ द फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे, मतलब आज आपने डील की, फर्स्ट वर्किंग डे 2 तारीख को होगा और थर्ड जो सेकेंड वर्किंग डे कब होगा, 3 तारीख को होगा। तो आपको जो है जो फंड जो प्लेस करना होता है वो सेकेंड वर्किंग डे में। ये हमेशा पूछा जाता है कि स्पॉट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग ग्रुप, ये आपको याद रखना है। स्पॉट रेट्स आर द बेस रेट फॉर द अदर एफएक्स रेट्स। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है दोस्तों, मोस्टली जो डील्स होती है स्पॉट रेट्स पे ही होती है। द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द फंड ऑन द डेट ऑन विच द एक्सचेंज ऑफ द करेंसी एक्चुअली टेक्स प्लेस इज आल्सो रेफर टू एज वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट। अब डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फंड, डिलीवरी ऑफ फंड किसे कहते हैं कि जिस डेट पे
आपने एक्चुअल फंड या करेंसी को जो है एक्सचेंज किया है। और इस डेट ऑफ डिलीवरी को और क्या कहते हैं, वैल्यू डेट कहते हैं या सेटलमेंट डेट कहते हैं। समझ लीजिए कि जिस तारीख को आपने फंड दिया है उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू डेट कहते हैं या सेटलमेंट डेट कहते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं दोस्तों। पहला टाइप है रेडी और कैश। इस रेडी और कैश में क्या होता है कि सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे, डेट ऑफ डील। जिस डेट पे आपकी डील हुई है उसी डेट पे आपका क्या होगा, फंड का क्या होगा, सेटलमेंट हो गया। एग्जाम्पल के से देखते हैं। इफ द डेट ऑफ रेडी और कैश डील इज 3 अक्टूबर दैट इज मंडे। यदि आपका जो सेटलमेंट डील हुई है 3 अक्टूबर को और सेटलमेंट भी 3 अक्टूबर को ही हुआ है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेडी कहते हैं या फिर कैश कहते हैं। सेकंड टाइप है टॉम। सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द डेट ऑफ डील। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है कि आज डील हुई है और कल जो है मतलब जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस डेट पे आपने फंड को सेटल किया है, तो उसे क्या कहते हैं, हम टर्म कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपकी डील हुई है मान लीजिए 3 अक्टूबर को और नेक्स्ट वर्किंग डे है 4 अक्टूबर, तो डील हुई है 3 अक्टूबर को और सेटलमेंट कब हुआ है, 4 अक्टूबर में। इसमें दोस्तों कुछ कंडीशंस होती है। अब देखिए कि 4 अक्टूबर को जो है वर्किंग डे होना ज़रूरी है। यदि 4 अक्टूबर को यदि वर्किंग डे नहीं है, अब वर्किंग डे ये है कि एक कंट्री में नहीं दोनों कंट्री में होना ज़रूरी है, तो उसी दशा में जो है आपका सेटलमेंट होगा। इस पॉइंट को समझ लीजिए कि वर्किंग डे यदि नहीं है, यदि हॉलीडे है, तो उस कंडीशन में सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। और सैटरडे संडे को भी सेटलमेंट नहीं होता है, क्योंकि सैटरडे और संडे को आपके फॉरेक्स मार्केट क्या है, मोस्टली बंद होते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जितने दिन हॉलीडेज रहेंगे उतने दिन जो है ये जो सेटलमेंट ऑफ डेट जो होती है पोस्टपोन होती रहती है। मान लीजिए कि 3 अक्टूबर को आपका डील हुआ है, 4 अक्टूबर को यदि हॉलीडे है तो डेट ऑफ सेटलमेंट क्या होगी, 5 अक्टूबर होगी। अब देखते हैं स्पॉट। सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर द फॉलोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डील। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपकी डील हुई है 3 अक्टूबर को और आपका सेटलमेंट डेट क्या है, 5 अक्टूबर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि सेकेंड वर्किंग डे, अब 3 अक्टूबर को आपका क्या है, डील डेट है। फर्स्ट वर्किंग डे कब होगा, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर क्या है आपका, टर्म है, और 5 अक्टूबर क्या है आपका, स्पॉट है। स्पॉट का मतलब समझिए कि फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉरवर्ड। डिलीवरी ऑफ द फंड टेक्स प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर द स्पॉट डे। मतलब सेकेंड वर्किंग डे के बाद जब भी फंड का डिलीवरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं। When the delivery of the currency is to be takes place at the date beyond the spot date, that is 2 working days, then it is a forward transaction। और इसे क्या कहते हैं, यदि कोई भी ट्रांजैक्शन या फंड का सेटलमेंट स्पॉट डेट के बाद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जो रेट इस पे अप्लाइड होता है उस रेट को हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। यहाँ पे 2-3 पॉइंट देखिए। फॉरवर्ड रेट किसे कहते हैं, जो स्पॉट के बाद जो रेट लगता है उसे हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं, और उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों फॉरवर्ड मार्जिन और प्रीमियम डिस्काउंट। देखिए प्रीमियम का मतलब समझ लीजिए दोस्तों एडिशन, किसी भी चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम। मान लीजिए कि आज जो है आपकी करेंसी का वैल्यू है 1 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे,
और बाद में वो उसकी वैल्यू हो गई है 5 रुपये कुछ दिनों के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। यदि आज के डेट में आपकी करेंसी की वैल्यू 5 रुपये है और कल जाके उसकी वैल्यू 3 रुपये होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपकी वैल्यू जो है घट रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। यहाँ पे दो फार्मूला दिए हैं हमने, फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। हमेशा याद रखिए कि कोई भी रेट से यदि आपको कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड रेट, तो स्पॉट प्लस प्रीमियम और स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट। एक तो प्रीमियम ऐड करेंगे और डिस्काउंट माइनस करेंगे। If the forward value of home currency is more than that being quoted for the spot, then it is said to be premium। इसका मतलब समझिए कि स्पॉट रेट से यदि होम करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम करेंगे। होम करेंसी इज चीपर ऑन ए फॉरवर्ड डेट दैन स्पॉट, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। यदि स्पॉट रेट से होम करेंसी की वैल्यू कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पॉट रेट दिया है यहाँ पे GBP/USD, मतलब 1 GBP इक्वल्स टू 1.2100 USD, और फॉरवर्ड रेट दिया है इक्वल्स टू 1.2150। इस एग्जाम्पल में दोस्तों GBP क्या है, डियरर है। डियरर मतलब क्या होता है कि ये इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है और जो है USD की वैल्यू घटती जा रही है। अब इसमें देखिए कि पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 1.2100 थी, और उसके बाद वैल्यू फॉरवर्ड में इसकी वैल्यू क्या है हुई 1.2150। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.0050 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्रीमियम होता है। तो इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड प्रीमियम करेंगे। इस एग्जाम्पल से ये समझ लीजिए कि GBP क्या है, डियरर। डियरर मतलब कॉस्टलियर होती जा रही है, वैल्यू क्या हो गई GBP की बढ़ती जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्पॉट GBP/USD इक्वल्स टू 1.2150 और 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया है 1.1150। इस एग्जाम्पल से देखिए GBP डिस्काउंट में है, मतलब क्या है कि GBP की वैल्यू फॉरवर्ड में क्या हो गई, घट गई है। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड डिस्काउंट हो गया, कितने से, 0.0050। अब जो फार्मूला हमने देखा था एक बार फिर से देखिए, फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट। अब देखिए दोस्तों एक एग्जांपल से और इसको डिटेल में समझते हैं कि इंडियन रुपी बीइंग कोटेड एज 68.10/11 अगेंस्ट USD, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है कि एक USD डॉलर की कीमत कितनी है, 68.10/11। देखो दोस्तों वहाँ पे 68.10/11, ये जो 10 लिखा है ना, ये आपका बाइंग रेट होता है और 11 जो होता है सेल रेट होता है। अब नीचे देखिए बाइंग रेट क्या है 68.10 और सोल्ड रेट क्या है 68.11। ठीक है, ये आपका बाइंग रेट और सेलिंग रेट यहाँ से क्लियर होता है। इस स्लाइड को बहुत ही गौर से सुनिए और समझ लीजिए दोस्तों, इससे आपको जो है क्वेश्चंस आते हैं, जो आपकी केस स्टडीज आती है इसी से आती है, प्रीमियम और डिस्काउंट से। अब यहाँ पे आपको बाय रेट और सेलिंग रेट आपको पता चले। अब 6 महीने बाद इसका जो प्रीमियम बीइंग कोटेड, प्रीमियम का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस करना है। प्रीमियम का हमेशा याद रखिए प्लस होता है और डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। अब प्रीमियम कितने से है, 68 और 69 पैसों से। अब ये 68 क्या है आपका बाइंग रेट है और 69 क्या है सेलिंग रेट है। अब इसको जो है अपना बाइंग रेट और सेलिंग रेट में ऐड करेंगे, तब ये नया रेट क्या हो जाता है 68.78/80। अब देखिए 10 को 68 प्लस करेंगे तो
78 हो जाएगा और 11 को 69 प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। इट मीन्स दैट द USD इज बीइंग कोटेड डियरर इन फॉरवर्ड and is being quoted 68.78/80. Here the USD is premium while the INR is discount. USD की वैल्यू क्या है, प्रीमियम में है, और इंडियन वैल्यू क्या है, डिस्काउंट में है। देयर मीनिंग दैट द USD इज कॉस्टलियर फॉर फ्यूचर वैल्यू, मतलब भविष्य में जो है USD की वैल्यू क्या होती है, कॉस्टलियर होती जा रही है, और इंडियन रुपी क्या हो रही है, चीपर होती जा रही है। The forward premium or discount are generally based on interest rate differential of two currencies involved so as the demand and supply for forward in the next market. देखिए फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि जो दोनों करेंसियों का जो भी डिफरेंस रहेगा उसे हम प्रीमियम या डिस्काउंट कहते हैं। द डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जो करेंसी की डिमांड और सप्लाई है वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो कौन से फैक्टर है, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन द नॉर्मल टाइम एज वेल एज आउट ऑफ फ्रेट फियर फ्लाइट ऑफ कैपिटल, स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, ट्रेड बैलेंस एज आल्सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदर फाइनेंशियल एंड फिजिकल स्टेटस ऑफ करेंसीज कंट्रीज, freedom to invest and move in out, infrastructure and labor position, political stability and speculative activities etc. अब ये पॉइंट जरूर याद रखिए कि फॉरवर्ड जो रेट होता है कैसे कैलकुलेट होता है। ये क्वेश्चन, ये जो स्लाइड है इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो फॉरवर्ड प्राइस ऑफ करेंसी अगेंस्ट द अनदर कैन बी वर्कड आउट द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर से जो है आपकी फॉरवर्ड प्राइस निकलती है। पहला पॉइंट है स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसी इन्वॉल्व, स्पॉट रेट क्या है। दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ द करेंसी, पहला पॉइंट स्पॉट प्राइस, दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, और तीसरा पॉइंट टर्म दैट इज द फ्यूचर पीरियड फॉर विच द प्राइस इज वर्कआउट। इसमें देखिए 3 फैक्टर है, स्पॉट प्राइस, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और टर्म। ये जो है फैक्टर्स है जो कि फॉरवर्ड प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। अब देखेंगे हम डायरेक्ट कोट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट कोट क्या होते हैं। द प्राइस ऑफ करेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी करेंसी की प्राइस एक्सप्रेस की जाती है 1 यूनिट ऑफ वन करेंसी इक्वल्स टू सो मेनी यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, और 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल्स टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एग्जांपल से देख समझते हैं कि 1 USD इक्वल्स टू कितना दिया है, 68.10 रुपीज़। मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल्स टू सो मेनी यूनिट ऑफ होम करेंसी। और हम भी ये भी कर सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ GBP इक्वल्स टू 1.2100 USA। ये इसमें क्या होता है कि आप जो है होम करेंसी की वैल्यू, और ये वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स्ड होती है, उसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। आप डायरेक्ट कोट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट कोट्स क्या होते हैं। द लोकल करेंसी वेरिएबल, डायरेक्ट कोट में क्या होता है कि लोकल करेंसी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। एग्जांपल से देखिए, इन इंडिया में क्या है कि 1 USD इक्वल्स टू 68.10। इसका मतलब यह है कि $1 की कीमत कितनी है, 68.10। अब डॉलर की कीमत हमेशा मान लीजिए बदलती रहती है, तो होम करेंसी इंडिया की क्या है कि INR है, INR की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, तो हमें उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोट्स कहते हैं। लोकल करेंसी वेरिएबल उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोट्स कहते हैं। द रेट आर कॉल्ड डायरेक्ट एज द रूपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन डायरेक्टली। इसका मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू रुपी में डायरेक्ट आपको पता चल रही है।
डायरेक्ट कोट्स को हम आल्सो मतलब और कहते हैं होम करेंसी के नाम से, डायरेक्ट कोट्स को होम करेंसी के नाम में भी जाना जाता है और प्राइस कोटेशंस के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट कोट्स का मतलब होता है कि लोकल करेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है, उसको आल्सो कॉल्ड कहते हैं होम करेंसी या फिर प्राइस कोटेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट कोट्स किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट कोट्स द लोकल करेंसी रिमेन फिक्स्ड। मतलब क्या होता है कि लोकल करेंसी जैसे कि इंडिया में क्या है, INR जो क्या है फिक्स्ड होता है और USD की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन इनडायरेक्ट कोट्स जो है इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं, इंडिया में जो है डायरेक्ट कोट्स ही इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम्पल में आ सकता है दोस्तों कि इंडिया में कौन सा कोट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में हम कौन सा कोट को इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट कोट्स इस्तेमाल करते हैं। वाइल द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी वेरीज। इस यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि 100 रुपीज़ इक्वल्स टू 1.47 USD। इसमें देखिए दोस्तों कि लोकल करेंसी जो है फिक्स्ड है और USD की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब ग्लोबली क्या होता है, मोस्टली जो है डायरेक्ट कोट्स ही इस्तेमाल कहते हैं। डायरेक्ट कोट्स का मतलब क्या होता है कि 1 USD इक्वल्स टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी। दोस्तों जो फॉरेक्स मार्केट है मोस्टली US डॉलर से ही ऑपरेट होता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब कुछ ऐसी भी करेंसीज है जो कि इनडायरेक्ट कोट्स में ही काम करती है। डायरेक्ट कोट्स में क्या हो गया आपका 1 USD इक्वल्स टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी, और इनडायरेक्ट कोट्स में आते हैं GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। इसका मतलब होता है कि 1 GBP, यूरो, USD और NZ मतलब न्यूजीलैंड डॉलर इक्वल्स टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ USD। USD के क्या है, सो मेनी यूनिट्स होते हैं। अब हम देखेंगे क्रॉस रेट। क्रॉस रेट किसे कहते हैं? When we deal in a market where the rates of particular pair are not directly available। मार्केट्स में कभी कभी क्या होता है, कुछ करेंसी के रेट्स जो है डायरेक्ट हमें मिलते नहीं हैं। द प्राइस फॉर द सेड करेंसी पेयर इज देन ऑब्टेन इनडायरेक्टली विद हेल्प ऑफ क्रॉस रेट मैकेनिज्म। हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट किसी यदि करेंसी के कन्वर्जन यदि हमको नहीं मिलता है तो दूसरे करेंसी के कन्वर्जन से हम इसको ऑब्टेन कहते हैं, और इस पूरी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस रेट मैकेनिज्म से। हम लोग दोस्तों इसको क्या जो है एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आपको क्या करना है कि यूरो INR फाइंड करना है। यूरो/INR मतलब 1 यूरो की कीमत इंडियन रुपीज़ में कितनी है वो हमें फाइंड करना है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये जो है डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, यूरो INR कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें यूरो USD फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम USD INR फाइंड करते हैं। Euro USD quote would be available in international market and USD INR would be available in the domestic market। जो यूरो USD हमें क्या है इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल होता है और USD INR लोकल मार्केट में अवेलेबल होता है। इनको जो हम क्रॉसिंग करके हम यूरो/INR हम फाइंड कर सकते हैं। इस सारे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, क्रॉस रेट कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी एक करेंसी का दूसरे करेंसी में यदि आपको डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं मिलता है तो हम अनदर करेंसी का इस्तेमाल करके हम जो रेट फाइंड करते हैं उसे हम क्रॉस रेट कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों फ्लोटिंग रेट क्या होता है और फिक्स रेट क्या होता है। फिक्स रेट इज अ ऑफिशियल रेट सेट बाय मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर करेंसीज। देश की जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी है उसे फिक्स करती है, मतलब जो रेट होता है हमेशा फिक्स्ड होता है और उसी रेट पे आपको क्या होता है, करेंसी को क्या होता है, एक्सचेंज करना होता है। इट इज़ यूजुअली पेग्ड टू 1 और मोर करेंसी। ये क्या होता है, 1 या 2 करेंसी में हमेशा क्या होता है, फिक्स किया जाता है। और ये रेट कौन
तय करते हैं मॉनेटरी अथॉरिटीज़, जैसे इंडिया में RBI। अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी। फ्लोटिंग रेट कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों कि डिमांड एंड सप्लाई उसकी जो है कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है उस करेंसी की, उससे जो है एक ये फ्लोटिंग रेट क्या होता है, तय होता है। जैसे कि हम डॉलर बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं तो डॉलर का रेट क्या होता है, बढ़ता रहता है। Since 1973 the world economies have adopted floating exchange rate system। 1973 से जो है फ्लोटिंग रेट जो है दुनिया ने अपनाया है और इंडिया ने 1993 में फ्लोटिंग रेट अपनाया है। अब देखते हैं दोस्तों बिड रेट एंड ऑफर रेट क्या होता है। बिड रेट जो होता है हम उसे बाइंग रेट कहते हैं। बिड रेट को हम क्या कहते हैं, बाइंग रेट कहते हैं, और ऑफर रेट को हम क्या कहते हैं, सेलिंग रेट कहते हैं। एग्जांपल देखिए, 1 USD/INR is quoted at 68.10/11। यहाँ 68.10 क्या है, आपका बाइंग रेट है और बीड रेट है, और 68.11 ये आपका क्या है, ऑफर रेट है। बाइंग रेट किसे कहते हैं, बीड को, और ऑफर रेट किसे कहते हैं, सेल को। ये इतना ही आप इससे याद रखिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सारी जानकारी समझ में आई, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।